Good morning, students. I hope are you well. तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि क्लास 9th में हम लोगों ने जो अपनी पॉलिटिक्स की ट्रेवलिंग शुरू की थी, उसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसा है और डिफरेंट लेवल पे हम लोगों ने जाना था। अब उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और क्लास 10 में हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। जैसे हमने देखा कि पहले तो आपने जान लिया है कि डेमोक्रेसी क्या है। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो डेमोक्रेसी की हमारी यात्रा थी, इसको सर्कुलेट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। क्योंकि जैसे अगर कोई भी सत्ता है, अगर उसमें एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर चली जाएगी तो वो कंट्रोलर हो सकता है कि निरंकुश हो जाए। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना सत्ता को डिसेंट्रलाइज किया जाए। एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, दूसरी डिसेंट्रलाइज, मतलब कहने का है कि एक केंद्रीय व्यवस्था, दूसरी विकेंद्रीकृत व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना है डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी में आपने जान लिया है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया था। जैसे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वैसे ही इसमें हमें समझना है कि सबसे बड़ी बात हमें समझना है कि पावर है क्या। यहाँ पे पावर से मतलब है कि जो कंट्रोलर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कंट्रोलर है, एडमिनिस्ट्रेशन है। हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पावर है इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। इसी के लिए शेयरिंग का मतलब एक तरीके से अगर जनरल वे में देखिए तो शेयरिंग का मतलब हो जाता है बंटवारा करना, डिवीजन करना। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसके लिए जो है शेयरिंग मींस पावर को की जो मैनेजमेंट है उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना। डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए इसमें हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारी बुक में सबसे पहला टॉपिक दिया गया है बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो बेल्जियम है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी जातीय बनावट बहुत जटिल है। ये अपने इंडिया में एक स्टेट है हरियाणा, उसके बराबर उसकी जियोग्राफी है, टोपोग्राफी है। और देखा जाए तो जो बेल्जियम है उसकी जो राजधानी है, जो उसका ब्रसेल्स उसकी राजधानी है, वहां पे लगभग 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। 80% लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं और 20% लोग डच स्पीक करते हैं। कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं? डच। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो 80% है वो मेजॉरिटी में है, जो 20% है वो माइनॉरिटी में है। इसी चीज को समझने के लिए जो फ्रेंच के डच के इनके बीच में आपस में टकराव होता था। और टकराव इस बात को लेकर के होता था कि पावर हमें भी मिले। अब इसमें अगर हम एक कंपैरिजन करें तो जैसे श्रीलंका है, एक छोटा सा भारत के नीचे साउथ से देखेंगे तो एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है, जबकि बेल्जियम जो था वो यूरोप कॉन्टिनेंट में था। अब इस समस्या को स्पेशली देखा जाए तो जो जनरल वे में देखा जाए तो जो अपने यहाँ तमिलनाडु की अप्रॉक्स उस समय के इस परसेंटेज में देखा जाए तो जैसे पॉपुलेशन 2 करोड़ की है, वैसे ही श्रीलंका और बेल्जियम में भी पॉपुलेशन कम है। अब बेल्जियम की ही बात की जाए तो श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है उसका जो समूह है, जातियों का समूह है, उसमें कई तरीके की जातियां हैं। कोई मेजॉरिटी में है, कोई माइनॉरिटी में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो श्रीलंका की कुल आबादी की जो आबादी है उसमें से 74% सिन्हाला लोगों का है। उसके बाद 18% आबादी आती है जो तमिल सिन्हाला, श्रीलंकन तमिल कह सकते हैं, इनकी है। तो ये जो अलग अलग जैसे बेल्जियम के लिए था फ्रेंच और डच स्पीकर थे, श्रीलंका के लिए है सिन्हाला और तमिल सिन्हाला। ये जो दो ग्रुप डिवाइडेड हो गए थे, ये सब आपस में इनमें टकराव हो रहा था क्योंकि इनको सबको क्या चाहिए थी? पावर। अब हम समझेंगे
कि ये जो पावर है, पावर के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं श्रीलंका की। एक टॉपिक है अपने यहाँ मेजॉरिटीज में श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था 1948 में। वहाँ पे जो है जो लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड जो सिंहली समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने अपनी मेजॉरिटी की होने की वजह से बहुत सारे स्टेप लिए, जिससे 1956 जब 1956 आया उस समय उन लोगों ने एक कानून बनाया और उन्होंने श्रीलंका की भाषा को सिंहाला को श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और उस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका संविधान भी कर दिया। इस फैसले के आने के बाद, गवर्नमेंट आर्डर आने के बाद वहाँ के जो लोग थे, बहुत सारे धर्मावलंबी थे, पॉलिटिशियन थे, इनकी सबके बीच में आपस में विचार होने लगा कि ये तो हमसे कोई डिस्कशन ही नहीं की गई और नियम बना दिया। एक पॉइंट बचता है कि मेजोरिटीज में होता क्या है। मेजोरिटीज को समझने के लिए, मेजोरिटीज के लिए मान्यता है कि अगर कोई समुदाय, जैसे अगर कोई समुदाय की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके समुदाय के लोग ज्यादा हैं, मनमाने ढंग से वो सारे काम कर लेते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाते हैं, इसी के टर्म यूज में आता है मेजोरिटीज का। अब देखा जाए तो इसका जो परिणाम था श्रीलंका में माइनॉरिटी और मेजोरिटी का, इसका बहुत दुखद परिणाम निकला और वहां पे सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार जब स्टार्ट हो गया तो सिविल वार के बाद वहां पे लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा की, सारी चीजें हुई, तब जाकर के लोग एक दूसरे के करीब आए, आपस में कम्युनिकेट किए। जो वहाँ की 1980 के टिकट में नॉर्थ जो श्रीलंका था, वहाँ पे जो इलम सरकार बनाने की मांग हुई थी, उसका एक राजनीतिक संगठन बना। जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनके बीच में आपस में कोऑपरेट किए और तब जाकर के वहाँ की ये समस्या हल हुई। अब हमें समझना है अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के जो पॉलिटिशियन थे वो श्रीलंका के पॉलिटिशियन से डिफरेंट थे। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उसमें उन्होंने अपनी भाषाओं के बारे में बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहला सुधार उन्होंने किया कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डच और फ्रांस दोनों को इक्वल रूप से वैल्यू देगी, दोनों भाषाओं को समानता देगी, किसी एक को ज्यादा नहीं करेगी ना किसी को कम करेगी। केंद्र सरकार जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो दूसरा उन्होंने क्या किया कि वो चाहे मेजोरिटी का इलाका हो चाहे माइनॉरिटी का इलाका हो, हर जगह के लोगों को ये ना फील हो कि हमारे साथ कोई इनजस्टिस हुई है। ब्रसेल्स में एक अलग तरीके की सरकार और दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व करने वाले, जो चाहे फ्रेंच हो चाहे डच स्पीकर हो, उन सब के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को मिला करके एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। जो केंद्रीय सरकार थी, इसके अलावा एक तीसरे स्तर का भी काम करती थी। वो मतलब कह सकते हैं कि वो जो तीसरे स्तर का काम था वही मेनली सरकार चलाने का काम करती थी। उसमें चाहे कल्चर हो, सोशल हो, लैंग्वेज हो, आपस का कम्युनिकेशन हो, कोई भी चीज हो, सारे फैसले लेने का अधिकार वो तीसरी गवर्नमेंट को था, जिसमें दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे। आपको बेल्जियम का मॉडल समझने के लिए अगर देखें तो निश्चित रूप से बेल्जियम को समझने में थोड़ी सी जटिलता है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इस मुल्क में किसी भी तरीके की सिविल वार की समस्याओं पर, सिविल वार पे विराम लग गया। जैसे श्रीलंका में सिविल वार हो गया था, बेल्जियम में कोई भी सिविल वार नहीं हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखें कि चाहे बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, इन सब जगह पे तो लोगों के अंदर ये क्यों फीलिंग आई कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों की जाए। एक टॉपिक है सत्ता की साझेदारी, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके उसमें जाना पड़ेगा कि जैसे किसी भी सत्ता का जब बंटवारा होता है तो बंटवारे के भी हर तरीके की, पहला सत्ता पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। ऐसे ही उस समय भी जब पावर को शेयर किया गया तो बहुत सारे टकराव हुए, उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई
और वहाँ पे सारे लोग, जो भी लोग के मेजोरिटी के लोग, माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अपनी सारी चीज़ों को, इलीगल चीज़ों को या जो भी अनडिजायरेबल चीज़ें थी उसको उनके ऊपर थोपने का प्रयास किया। और सत्ता का बंटवारा जो होता है, मीन्स जो पावर शेयरिंग होती है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए अच्छा संकेत होती है, अच्छा संकेत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं होती है। अगर पावर एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो सारे को एब्सोल्यूटिस्ट हो सकता है, मीन्स निरंकुश हो सकता है। लेकिन अगर सत्ता डिवाइडेड रहेगी, मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड रहेगी, तो सत्ता के डिफरेंट लेवल होंगे। अब इस तरीके से हम देखें तो आप डिफरेंट तरीकों से इसको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों। इसी चीज को समझने के लिए इस बुक में आप घर जाएं, घर में बुक में पढ़ेंगे तो जो पेज नंबर 7 है उसमें एक कहानी दी गई है जो खलील की उलझन है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पेज नंबर 8 पे चलेंगे तो जो सत्ता है, जो पावर है, उसके डिफरेंट रूप कितने हैं, पावर के डिफरेंट रूप के बारे में हमें समझना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता को बांटा नहीं जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं सत्ता को बांटा जा सकता है। इसी धारणा के विरुद्ध की सत्ता की विचारधारा का, सत्ता के बंटवारे की विचारधारा का जो मन आया था, उसमें लंबे समय से ये मान्यता चली आ रही थी कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा था हिटलर के हाथ में सत्ता आ गई, नेपोलियन के हाथ में मेरी सत्ता आ गई, तो सत्ता का कैसे दुरुपयोग उन लोगों ने किया था। इसमें एक इमेज दी गई है सत्ता की बागडोर, आप देखेंगे पेज नंबर 8 पे, उसमें है कि व्लादिमीर है वो पूरे सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेकर के रखा है। और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, डिफरेंट रूप हो सकते हैं, जिसमें से हम कुछ पॉइंट पे नजर डालते हैं। जिसमें से पहला है शासन के डिफरेंट ऑर्गन, शासन के डिफरेंट ऑर्गन। जैसे सत्ता के जो, जैसे आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, तीनों इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जानते हैं कि लेजिस्लेचर में हमारे पॉलिटिशियन जो इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में जाते हैं वो नियम कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको पास करवा करके सर्कुलेट करवाता है। अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है या किसी भी तरीके का मतभेद होता है तो जुडिशरी उस पर डिसीजन लेती है। हमारे यहाँ बॉडी के 3 ऑर्गन है, गवर्नमेंट बॉडी के देखा जाए तो पहला हमने बोला आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर अदर वे में देखें जो हमारी सरकार है उसके और भी रूप, तो हमारी सरकार के और भी रूप हैं। जैसे पूरे देश के, जैसे मान लीजिए ये होल नेशन है, इसके लिए कोई एक कंट्रोलर, नेशन के लिए एक कंट्रोलर, और जो नेशन के अंदर नेशन स्टेट है उनके लिए भी सरकार। तो आपने देखा पावर शेयरिंग को अगर हम समझें तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, दूसरा वर्टिकल है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक बॉडी ऑर्गन है, और दूसरे रूप में अगर देखा जाए डिफरेंट रूप में तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और टर्सरी में हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर देखा जाए तीसरी बात पे हम देखें तो सत्ता का बंटवारा जनरल वे में लैंग्वेज के बेस पे हो जाता, कल्चर के बेस पे हो जाता। जैसे भारत में जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तो भारत में सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश। वहां पे भाषा के आधार पर राज्य का चयन किया गया, क्योंकि जो वहां की सामुदायिक सरकार थी उसमें उसने महिलाओं के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि लोग डिफरेंट अगर ग्रुप के रहेंगे, अगर एक साथ आएंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, इनको सबको देख करके क्या लैंग्वेज है उसके लैंग्वेज के बेस पे राष्ट्र का निर्माण, राज्य का निर्माण किए। सत्ता के बंटवारे में हम देखेंगे जैसे हमने 3 देखा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लैंग्वेज, वैसे ही लास्ट में 4 पॉइंट में हम देखेंगे कि सत्ता को इसके अलावा भी कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे कुछ लोग किसी इशू को लेकर के मूवमेंट करने लगते हैं, धरना देने लगते हैं, या कोई अननेसेसरी काम करने लगते हैं।
तो उस समय जो भी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है, वो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट सारे पार्टियों की एक राय लेकर के उसको देखती है कि कैसे सत्ता में इसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या कैसे है, उनकी आइडियोलॉजी को बेस बना करके उनके आंदोलन के सब्जेक्ट को देख करके भी सत्ता को डिवाइड किया जाता है। तो सत्ता के साझेदारी के हम लोगों ने इतने सारे रूप देखे। तो जनरली देखा जाए तो हम लोगों ने इस लेसन में मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इस ओवरव्यू में देखा कि हमारी ये यात्रा कैसे चलेगी। जैसे हमने आपको बताया बेल्जियम, श्रीलंका, मेजॉरिटी इन श्रीलंका, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये सारी चीजें इस चैप्टर में थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक फेडरलिज्म में हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।